तो इसमें क्या होता है कि जो यूरिन फॉर्मेशन होता है ना, यूरिन, वो हमारे यूरिन फॉर्मेशन कब होता है? जब हमारा ब्लड फिल्टर होता है। और ब्लड फिल्टर कहाँ से होता है? किडनी से होता है ना। तो ये जो यूरिन फॉर्मेशन है, जो फिल्ट्रेशन होता है, वो आपके किडनी के ही ग्लोमेरुलस पार्ट से, जो कहाँ पे ग्लोमेरुलस पार्ट से फिल्ट्रेशन होता है, शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, यूरिन का जो फिल्ट्रेशन का स्टार्टिंग है वो यहाँ से ग्लोमेरुलस से होता है। फिर उसके बाद जो ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है, यहाँ से ये फिल्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ से आपके कई सारे बॉडी के जो एक्सक्रीशन पार्ट होते हैं, और वो एक्सक्रीशन पार्ट कई तरह के हो सकते हैं। बहुत सारे मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी होती है जो यहाँ पे होते हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे हमारी बॉडी के सारे फंक्शन जो हैं वो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं, दैट इज़ प्रॉपर तरीके से जैसे भी हो रहे हैं उसे मेटाबॉलिज्म कहेंगे, जहाँ पे सारी की सारी बॉडी की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो ये भी एक तरह की एक्टिविटी है। यूरिन फिल्टर हो रहा, ब्लड फिल्टर हो रहा है और यूरिन बना रहा है, ग्लोमेरुलस से शुरू होता है, और ये ग्लोमेरुलस का फाइनल रिजल्ट कहाँ होता है? मेटाबॉलिज्म का लास्ट प्रोडक्ट। ठीक है, जहाँ पे वो क्या करेगा? एक्सक्रीट करेगा, मतलब निकाल देगा, एक्सक्रीशन करेगा कई तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर कई तरह के वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर में से ऐसे भी निकलते हैं। मतलब जो एक्सक्रीशन होता है, वो जो वेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, वो कई सारी चीज़ों से, कई सारी एसेंशियल चीज़ों, जैसे पानी निकल सकता है हमारी बॉडी से, एसेंशियल वेस्ट निकलता है। एसेंशियल मतलब जो जो नहीं निकलना चाहिए लेकिन निकल जाता है, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, या फिर कोई न्यूट्रिएंट्स हो गए। ठीक है, तो ये एसेंशियल वेस्ट है हमारी बॉडी के, जो एक्सक्रीशन करने पर, मतलब ब्लड से यूरिन जो फिल्टर हो रहा है, यूरिन के अंदर ही एसेंशियल वेस्ट आपके वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स भी निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? इसमें सोडियम जो है, सोडियम एक सोडियम जो है फिल्टर करता है ग्लोमेरुलस से। ठीक है, और वापस से ये एब्जॉर्ब होता रहता है कहाँ पर? प्रॉक्सिमल ट्यूब में। प्रॉक्सिमल ट्यूब में ये जो सोडियम है वो ग्लोमेरुलस से बार बार जो है, बार बार ग्लोमेरुलस के अंदर जो प्रॉक्सिमल ट्यूब होती है वहाँ से ये सोडियम बार बार रीएब्जॉर्ब होता रहता है। ठीक है, बार बार, क्योंकि सोडियम तो ऑलरेडी यूरिन से पास हो जाना चाहिए था, लेकिन ग्लोमेरुलस जो है वापस सोडियम को वापस से यूरिन में से निकाल देता है प्रॉक्सिमल ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो यही एक कंडीशन है जो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है ना, ए इसका मतलब होता है एंजाइम। तो हमारी बॉडी का जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है वो सोडियम को बार बार रीएब्जॉर्ब करता रहता है। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है, ठीक है, ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, एक तरह का एंजाइम है, ये आपका प्रॉक्सिमल ट्यूब के अंदर ही होता है, जिसकी वजह से ये सोडियम बार बार रीएब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, और इसमें से जो कैटालिसिस हैं, तो वहाँ पे H2CO3 का में से ये डिसोशिएट्स हो जाता है। डिसोशिएट्स मतलब इसके आयंस टूट जाते हैं, ये H+ और HCO3 नेगेटिव में इसे डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है, कोई ना किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, किसी ना किसी कैटलिस्ट H2CO3 जो है वो आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन जो है वो ये तो प्रॉक्सिमल ट्यूब में से निकल जाएगा, लेकिन HCO3 नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि बार बार सोडियम जो है प्रॉक्सिमल ट्यूब में बार बार रीअब्जॉर्ब हो रहा है, और ये तो H+ जो है वो यूरिन से निकल गया, ये तो यूरिन से निकल गया, लेकिन HCO3 और सोडियम, तो HCO3 और सोडियम वापस से जब प्रॉक्सिमल ट्यूब में मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है? ये फिर से आयंस बनाते हैं। ठीक है, ये सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं HCO3 NaHCO3 के तौर पे। ठीक है, क्योंकि वापस से बॉडी ने इसको क्या किया है, इस पार्ट को रीएब्जॉर्ब कर दिया वापस से। ठीक है, यहाँ से HCO3 आपकी ऑलरेडी कैटलिस्ट आपके एपिथेलियल सेल के अंदर होता है, मतलब ये प्रॉक्सिमल ट्यूब के अंदर ऑलरेडी HCO3 होता है। HCO3 में से H+ तो यूरिन से पास हो गया जब प्रॉक्सिमल ट्यूब से यूरिन बाहर जा रहा था, लेकिन HCO3 नेगेटिव और सोडियम वाला जो वापस से रीएब्जॉर्ब हो गया था यूरिन में, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? NaHCO3 बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें 65% सोडियम ऐसे ही रीएब्जॉर्ब होता रहता है, ये दे रखा है आपको। तो ये सारा का सारा प्रोसेस दे रखा है नीचे एज अ
इसमें फ्लो चार्ट के तौर पे, ठीक है, कि पहले क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहा है हमारा। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारे बॉडी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन बन रहा है। यूरिन का फॉर्मेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा। अब इसके अंदर जो कार्बोनिक एनहाइड्रस एंजाइम है ये, ठीक है, ये एंजाइम जो है ये क्या करता है, ये SCO3 है इसके अंदर, और ये SCO3 आयंस में डिसोशिएट हो गया, जिसमें H+ तो आपका यूरिन से भारी हो गया, इसके अंदर से जो 2 आयंस मिल रहे थे, और यहाँ से वापस से सोडियम जो है इसके साथ क्या कर लेगा, रीएब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसमें वापस से NaSCO3 बना लेगा। यहाँ से वापस से रीएब्जॉर्ब हो गया। यहाँ से जो प्रॉक्सिमल ट्यूब के अंदर से वापस से सोडियम मिल रहा था वो वापस से इसको मिल गया, मतलब यहीं से जो सोडियम था ना ये प्रॉक्सिमल ट्यूब से ही तो आ रहा था, तो उन्होंने प्रॉक्सिमल ट्यूब की यहाँ से दे रखी है कि प्रॉक्सिमल ट्यूब में आपका सोडियम था और वो वापस से HCO3 के साथ मिलकर क्या बना देता है, NHCO3 बना देता है, क्योंकि H+ तो बाहर निकल गया, ठीक है, यूरिन में से H+ जो है वो बाहर निकल गया, ठीक है, ये है। और ठीक। अच्छा, इसमें देखो ये नीचे कुछ लिखा है ओएडमा विद इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब, तो तुमने बता दिया क्या वैसे तो हाँ जी, यही चीज है ना ये? हाँ जी, ये ना यही दिक्कत है जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा टिश्यूज जो है वो काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल फंक्शन करने लगते हैं। एक सेकेंड, इस तो ये ऑडिमा ये डिसऑर्डर ही है, ठीक है, ऑडिमा हमारी बॉडी का डिसऑर्डर है जिसमें ज़्यादा, जब हमारी बॉडी के अंदर किडनी जो है बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल तरीके से फ्लूइड को निकालेगी तो वो ऑडिमा ही होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड निकालने लगते हैं। तुम तो मतलब जैसे इतना अच्छा पढ़ा रही हो ना, तुम तो इतना अच्छा लिख लोगी वहां जाके मैम अब मेरे तो को तो थोड़ा अपने बहुत भी में मुझे डाउट है याद ना। आ जाए। नहीं नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस रखो, मैं तो कह रही था थोड़ा भी लिखा है ना तो काम चल जाए। बस ये मेरे को रट जाए चीज़ें और कुछ नहीं है। तो ये हो गया। इसके बाद इसके जो डायूरेसिस वाले पार्ट होते हैं, डायरेक्ट। हाँ ये, हाँ ये तो चलो, ये तो कर लूंगी मैं, तो ये तो मेरे समझ में आ गया है। हाँ वही था, इसमें यूरिन का मतलब किस तरह से फिल्टर हो रहा है। हाँ ये तो खैर समझ में आ गया, इसमें क्या क्या है, और इसका एसिटाजोलमाइड वो है ना। हाँ जी, हाँ जी, ये तो एन समझ में आ गया था, वो मेरे को थोड़ा सा नहीं होना था ज्यादा। ओके ओके, थोड़ा सा है वो कॉम्प्लिकेटेड लेकिन आ जाता है समझ में। अब 13 मार्क तो पढ़ा दो, 13 लेसन तो मैंने कुछ हुआ भी नहीं। कोई नहीं, मैं शुरू कराती हूँ। हाँ तो कराओ, ये तो ओके, करना ही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, कौन से का 13? ड्रग्स का 13। अच्छा अच्छा, अभी ड्रग्स ही हो रहा था क्या? हाँ अभी ड्रग्स से चला रहे हैं, आज पूरा ड्रग्स खत्म कर देते हैं फटाफट, जैसे जैसे भी चल रहा है। कॉलिनर्जिक रिसेप्टर, तो कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स में सबसे पहली बात तो ये कॉलिनर्जिक में कॉलिनर्जिक नर्वस सिस्टम होता है एक तरह से, और कॉलिनर्जिक रिसेप्टर जो है हमारे बॉडी के मेमोरी पार्ट में काम कर रहा, मेमोरी पार्ट होता है एक तरह का सिस्टम, ठीक है, डाइजेशन में एक तरह से हमारा ये सिस्टम होता है, हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम भी इसी सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर भी उसी में आ गया, जब हार्ट बीट को कर रहा है तो BP भी आ गया, ठीक है, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कॉलिनर्जिक नर्वस सिस्टम में आपका फंक्शन कर रहे होते हैं। तो ऐसे ऐसे ड्रग्स जो हमारे इन इन मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो उन ड्रग्स को हम चैप्टर 13 में पढ़ रहे हैं। तो कॉलिनर्जिक रिसेप्टर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहले पेपर में आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारे कॉलिनर्जिक नर्वस सिस्टम है, जो कॉलिनर्जिक नर्वस सिस्टम है, मैं उसको CNS लिख रही हूँ, तो कॉलिनर्जिक नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब कुछ ऐसे चीज जो इफ़ेक्ट होता है वो एक तरह का ड्रग है जिसका नाम है एसिटाइल कॉलिन। तो एसिटाइल कॉलिन आपने कल भी पढ़ा था, और एसिटाइल कॉलिन जो है हमारा चैप्टर 12 में हमने पढ़ा था, जो
ये कहाँ पे था, मैंने पढ़ा तो था यार। हाँ, ये एसिटाइल कोलिन एंटीबॉडी टाइप समथिंग में कहीं था, देखा था, एंटीबॉडी या वैक्सीन वगैरह में देखा था कहीं। चलो कोई नहीं। तो एसिटाइल कोलिन जो है वो हमारे बॉडी के CNS पार्ट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। मतलब कहीं ना कहीं उसको दो तरह के से हम एक्शंस देखते हैं इसकी, किस तरह से एसिटाइल कोलिन अफेक्ट कर रहा है। एक तो मस्कुरैनिक, ठीक है, और एक होता है आपका निकोटिनिक। तो मस्कुरैनिक का मतलब होता है जिसमें हमारे बॉडी के जो मसल्स वाले पार्ट को कह सकते हैं कहने को तो, और निकोटिनिक वाले पार्ट में मतलब हमारे शरीर का जो नर्वस पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे हम सेंस करते हैं चीज़ों को, वहाँ से इफेक्ट कर रहा है। तो निकोटिन की वजह से जो बॉडी का पार्ट इफेक्ट कर रहा है, जिसमें चेंजेस आ रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे सपोज करो कि एक शराबी है, उसके उसने कुछ लिया है, ड्रग टाइप का लिया है, जिसकी वजह से उसको चलने में दिक्कत हो रही है, दैट इज मस्कुरैनिक इफेक्ट हो गया। और निकोटिनिक मतलब उसका सोचने समझने की शक्ति भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। तो ये दोनों ऐसे ही समझ लो, ठीक है। तो मस्कुरैनिक में एक तरह का हमारे बॉडी में चेंजेस वो है जिसमें हमारे मसल्स वगैरह का प्रॉब्लम होने लगता है। निकोटिनिक मतलब सेंस इशू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि जो हमारे पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स होते हैं ना, तो उसमें ये आपके सारे आते हैं दोनों पेरिस्टैटिक मूवमेंट के अंदर। पेरिस्टैटिक मूवमेंट, पेरिस्टैटिक मूवमेंट जो होते हैं, लाइक जैसे आपके शरीर के अंदर जैसे गैस्ट्रिक वो है, ऑइसोफेगस है, ठीक है। ऑइसोफेगस के अंदर जब खाना नीचे जा रहा होता है, तो ये खाने नीचे जाने का जो मूवमेंट होता है, इसी को पेरिस्टैटिक मूवमेंट कहता है। मोशन है एक तरह का पेरिस्टैटिक मोशन, ठीक है। जो हमारे यूरिन के अंदर, यूरिन हो गया, ठीक है, यूरिन में से जो यूरिन पास हो रहा है, ये भी एक तरह का पेरिस्टैटिक मोशन है, ठीक है। जितने भी हमारे ग्लैंड्स में से कोई, अगर ग्लैंड्स में से किसी हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है, वो भी एक तरह का पेरिस्टैटिक मोशन है। मतलब ऑल अबाउट हमारे नसों में से या किसी भी तरह की ट्यूब में से जो चीज़ पास हो रही होती है, वो पास होने के मोशन को पेरिस्टैटिक मोशन कहते हैं, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला है कि जब इसी वजह से हमारे हार्ट रेट में भी थोड़ा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती है इस एसिटाइल कोलिन की वजह से। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये इसी तरह से मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो एक अमानिटा मुस्कैरिया से ये प्रोड्यूस होने लगता है, और एक तरह का एल्कोलाइड है ये, ठीक है। तो ये अनामिटा मुस्कैरिया जो है, उसकी वजह से ये मुस्कैरिया जो है कहते हैं कि प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह के कई सारे एक्शंस प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो मस्कुलैनिक एक्शन जो है वो एट्रोपिन, मतलब अगर मैं इसकी ये एमेनिटा मस्कुलर वाली बात एक बार और बोलो, पे समझ में नहीं आया। मतलब इन्होंने कहा कि ये जो एक्शंस है ना हमारी बॉडी के, जो ये पेरिस्टैटिक मोशन में आपकी मुस्कुरानिक एक्शन और निकोटिनिक एक्शन की बात करो अगर हम, तो इन दोनों को, ये दोनों जो है मुस्कैरिन से प्रोड्यूस होते हैं, मुस्कैरिन से। और ये जो मुस्कैरिन है एक तरह का एल्कोलाइड है, जो आपका अमानिटा मुस्कैरिया से मिलता है, ठीक है। ये अमानिटा मुस्कैरिया एक तरह का फंगस होता है ये, ठीक है। एक फंगस का नाम है ये अमानिटा मुस्कैरिया, जो मक्खियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये मुस्कैरिन एक्शन को अगर हम बात करो, तो मुस्कैरिन एक्शन को ब्लॉक करेगा कौन? ब्लॉक करेगा एट्रोपिन, ठीक है। इसमें दे रखा है कि मुस्कैरिन एक्शन को ब्लॉक करने का काम होता है एट्रोपिन का। अभी इसके आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। देखो, तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट मैंने बताया था। एगोनिस्ट वो होते हैं जो क्या करते हैं, किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करके सिमिलर एक्शन करते हैं, मतलब सिमिलर एक्शन क्रिएट करते हैं अपने जैसा। और एंटागोनिस्ट वो होते हैं जो किसी भी रिसेप्टर के साथ कहीं भी जुड़ा के उसको रोकने का काम करते हैं, ठीक है, उस रिसेप्टर को रोकने का काम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कोलिनर्जिक रिसेप्टर के एगोनिस्ट की बात करो, तो एगोनिस्ट में सबसे पहला वही है जो क्या कर रहा है, अपने जैसा बना रहा है। तो अपने जैसे में एसिटाइल कोलिन ही आ गया,
ठीक है। एसिटाइल कोलिन का यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है और उसकी जो सिंथेसिस है वो भी दे रखी है, बायोसिंथेसिस दे रखी है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे OH है, NH2 है और यहाँ पे OH है। यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो CO2 निकलेगा और यहाँ पे OH और यहाँ पे NH2 बचेगा। फिर यहाँ पर एक एंजाइम, वही एंजाइम जो आपका ये कॉलिन एंड मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है, ये आपका रिएक्ट करता है तो OH और यहाँ से N, CH3, CH3 और CH3, 4 बॉन्ड बनाने की वजह से इसको एक देना भी है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होगा, एक वापस से कॉलिन एंजाइम जो है एसिटाइल को एंजाइम जो है वो रिएक्ट करेगा और यहाँ से वापस आपको इस पार्ट पे जो ये एंजाइम है, ये तो क्या हो गया, ये कॉलिन बना है, ठीक है, ये सिर्फ कॉलिन है, लेकिन हमें एसिटाइल भी पार्ट चाहिए, तो इसलिए एसिटाइल को एंजाइम्स पे रिएक्ट करेगा तो एसिटाइल वाला पार्ट इससे जुड़ जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पे N के साथ CH3 और CH3, ठीक है। ये आपकी एसिटाइल कोलिन बायोसिंथेसिस है। फिर हम बात कर रहे हैं एगोनिस्ट की, ठीक है। तो अगर मैं एगोनिस्ट की बात करूं तो एगोनिस्ट में आपका मुस्कुरानिक वाला भी आएगा। थोड़ा सा निकिता, ये इम्पोर्टेंट है क्या एसिटाइल कोलिन का? हाँ जी, एसिटाइल कोलिन का है इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब आप लिखोगे तो एसिटाइल कोलिन के बारे में आप बायोसिंथेसिस भी लिख सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें, तो एक चीज़ याद रहेगी तो आ जाएगा याद। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट में एक तो मुस्कुरानिक वाला आता है और एक निकोटिनिक वाला आ जाता है, दोनों ही जो अभी पढ़े थे ना उन्हीं के ही एगोनिस्ट हम पढ़ रहे हैं। तो मुस्कुरानिक वाला के एंटागोनिस्ट क्या करेगा वो हम पढ़ते हैं हम। तो मुस्कुरानिक का एगोनिस्ट ये जो होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो GIT पार्ट है, GIT मतलब जो हमारे बॉडी का ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, पूरा का पूरा इंटेस्टाइन जो है हमारा, उसमें जो ये खाने वाने का जो पच जाता है, पचा हुआ खाना ही तो इंटेस्टाइन में से पास हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर उसको स्विच करने का काम करता है। और यूरिन के अंदर जो सर्जरी वाला पार्ट है, यूरिनरी ट्रैक के आपको सर्जरी के बाद उसको स्विच करने का काम करता है, मतलब सर्जरी जैसे हो गई, ठीक है, सर्जरी के बाद, सर्जरी के दौरान इन चीज़ों को रोक दिया जाता है ना, किसी भी तरह की हमारे शरीर में प्रोसेस नहीं हो सकती, ना ही डाइजेशन हो सकता है। अगर सर्जरी कर रहे होता है कोई डॉक्टर तो उस वक्त ना ही डाइजेशन होना ज़रूरी है और ना ही यूरिन बनना ज़रूरी है, ठीक है। तो इन प्रोसेस को रोक कर इन ये प्रोसेस उस वक्त रुक जाते हैं, जैसे अभी हमने लास्ट पढ़ा था ना, किसी साइटो कुछ करके था, है ना, ये था हमारा साइक्लोस्पिरिन वाले की वजह से डाइजेशन जो है वो रुक रहा था, जो हमने इम्यूनोसप्रेसिंग एजेंट पढ़े थे। हाँ जी, तो उसी में डाइजेशन वगैरह, यूरिन वगैरह भी क्या होंगे, रुक जाएंगे एक तरह से, मतलब कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें साइक्लोस्पिरिन करेगा या जो भी करेगा, तो जब डॉक्टर इस तरह की कोई ड्रग देते हैं तो उसमें डाइजेशन और यूरिन रुक जाता है। तो अब जब सर्जरी हो गई, ठीक है, सर्जरी कंप्लीट हो गई, तो उस वक्त अब इनको ओपन भी करना है, ठीक है। ये ओपन कैसे होंगे, ये मुस्कुरानिक एजेंट, क्योंकि हमारे शरीर की मसल्स अंदर की भी है ना, बाहर की तो है नहीं, तो उस वक्त जो एगोनिस्ट वर्क करेगा तो अपने जैसा ही कुछ प्रोड्यूस करेगा जिससे ये दोनों वापस से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये मस्कुरानिक एगोनिस्ट जो है वो सर्जरी के बाद इन दोनों को स्विच कर देगा। तो ये पहला चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि जो हमारे शरीर के अंदर जो हार्ट मसल्स एक्टिविटी है, अगर वो आपकी कुछ ना कुछ तरीके से डिफेक्ट हो रही है ट्रीटमेंट के दौरान, तो उसको उस पर नॉर्मल लाने के लिए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, उस मसल्स की जो डिक्रीज़ हो गई है, इनकी रेटिंग, इनकी जो हार्ट बीट रेट है वो लो हो गई है, अगर डिफेक्ट हुई है, डिक्रीज़ हो गई है, तो उसको ट्रीटमेंट करने का भी ये आपका मस्कुरानिक एगोनिस्ट ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मस्कुरानिक एगोनिस्ट है उनके कई सारे एग्जांपल्स हैं। कौन कौन से एगोनिस्ट हैं, जैसे पिलोकैरपिन करके आपका आ जाता है, ये बस एक ही है, ये पिलोकैरपिन मस्कुरानिक एगोनिस्ट में, जो किसका ट्रीटमेंट करता है, आपके क्रॉनिक ओपन एंगल
ग्लाइकोमा, ग्लाइकोमा का, ठीक है। ये है क्या, ये बीमारी क्या है, इसमें हमारी बॉडी के अंदर कई सारे विजन खराब होने लगते हैं, दिखना बंद हो जाएगा, दर्द होगा, रेड हो जाएगी आँखें, ठीक है, नौसिया हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है। तो ये उस वक्त की स्थिति, ऐसी पिलोकार्पिन स्थिति में पिलोकार्पिन यूज़ किया जाता है, एक तरह का ड्रग है ये, ठीक है, जिसका आपको स्ट्रक्चर भी दे रखा है ड्रग का, ठीक है। तो ये मास्कुरानिक अगोनिस्ट के बारे में हो गया। इसके बाद है निकोटिनिक का, निकोटिनिक एगोनिस्ट का। तो निकोटिनिक एगोनिस्ट क्या करता है, ये ड्रग आपका एक बीमारी है जिसका नाम है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, जिसमें हमारे शरीर के जो मसल्स और नर्व्स होते हैं उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम आने लगती है, और शायद ये दोनों के दोनों क्या करने लगते हैं, अब एक दूसरे के बीच में इनका कनेक्शन टूट जाता है। तो इस कनेक्शन को दोबारा से क्रिएट करने के लिए, दोबारा से ठीक करने के लिए यहाँ पे मुस्थैनिशिया सैनिया ग्रेविस, मतलब ये मान लो कि हमारे बॉडी मसल्स को बार बार इंडिकेशन दे रही है कि वहाँ से हाथ हटा लें, लेकिन बॉडी जो है वो सुन्न पड़ चुकी है। तो उस वक्त जो है माइस्थेनिया ग्रेविस जैसी बीमारी है, ठीक है। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए एक तरह का कॉलिनर्जिक रिसेप्टर दिया जाएगा, ठीक है, जो हमारे बॉडी के जो नर्व्स हैं उनको ठीक करने का काम करेगा, ताकि वो मसल सेल्स को क्या दे सके, मैसेज दे सके, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी वीकनेस आने लगती है, ठीक है, और थका थका सा महसूस होने लगेगा, फैटिग। और इसमें क्या होगा कि इसमें जो इस रिसेप्टर का नाम है वो है निकोटिन, और एसिटाइल कोलिन ही आ जाते हैं, और कोई नहीं है, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए। तो ये इसके एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस भी फिर से दे रखा है आपको, ठीक है। एसिटाइल कोलिन के नीचे जो कार्बाकॉल नज़र आ रहा है, पहले तो आप ये सुनो कि इसका जो स्पॉन्टेनियस एसिटाइल कोलिन जब आपकी बॉडी में ज़्यादा रिलीज करने लगे, यूजेस क्या हैं एसिटाइल कोलिन के, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन के यूजेस भी दे रखे हैं, ठीक है। तो यूजेस क्या हैं, पहला तो है ये स्पॉन्टेनियस रिलीज करता है, मतलब लगातार ही रिलीज करता रहता है एसिटाइल कोलिन को। तो इसमें क्या होगा, नर्व एंडिंग रिजल्ट, मतलब हमारे नर्व्स जो है वो एक तरह से इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन में अलग बहुत ही बुरी तरीके से जो है सिकुड़ने और फैलने लग जाएंगी। अगर ज़्यादा क्या करें एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करेगा, तो हमारे बॉडी के अंदर नर्व्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्या करेंगी, अलग तरीके से, मतलब कह सकते हैं स्पाज्म। स्पाज्म का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे शरीर के अंदर जो नसें हैं, ठीक है, ये बहुत बुरी तरह से सिकुड़ने लगे या फिर अनइक्वल तरीके से काम करने लगे, ठीक है, तो उसको हम स्पैज्म कहते हैं। तो ये मसल्स का स्पैज्म क्रिएट करता है एसिटाइल कोलिन। दूसरी चीज़ कि हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशन के, निकिता, हाँ, ये कौन से पेज पे लिखा हुआ होगा? पेज नंबर 211। 11। अच्छा अच्छा, ठीक। तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन के लिए भी, मतलब गैस्ट्रिक सिक्रीशन मतलब जितना भी डाइजेशन पार्ट है उसमें जितनी भी चीज़ें रिलीज होती हैं हमारे, जैसे HCl हो गया, जो भी हो गया, उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है ये। दूसरा कि हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा गट पार्ट है और जो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, यूरिन जहाँ से पास होता है, उसके लिए भी रिलीफ होता है। मतलब अगर किसी को पेन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो या किसी भी तरह का इशू हो रहा है, तो उसको भी रिलीफ देने का काम करता है आपका एसिटाइल कोलिन, ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी के लिए भी है, इंटेस्टाइनल जो भी दिक्कत होती है उसको, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ठीक है, मतलब ओवरऑल हम यहाँ देख रहे हैं कि सारे इंटेस्टाइन इश्यूज के लिए ही है, ठीक है। और यही है कि जब हम इसका एसिटाइल कोलिन ज़्यादा जब प्रोड्यूस होने लगे, तो उसको कौन ठीक करेगा, एंटी करेगा। एंटी मतलब इसका तोड़, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, ठीक है, मतलब एक तरह का रिसेप्टर या जो भी जैसे हम अभी तक हम एगोनिस्ट पढ़ रहे थे, अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे एंटागोनिस्ट, जो करेगा इसको रोकना, हाँ, जो इसको रोकने का काम करेगा। तो एगोनिस्ट क्या कर रहे हैं, वो चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन एंटागोनिस्ट क्या करेगा, वो इसको रोकने का काम करेगा, ठीक है। फिर इसमें कार्बाकॉल की जो सिंथेसिस है वो इम्पोर्टेंट है बहुत, तो इसको नोट कर देख लेना कैसे है ये। इसमें वही है अभी जो आपने देखा, जो यहाँ पे दे रखा है ना, अकॉर्डिंग टू मी वो आपका OH होना चाहिए,
क्योंकि मैंने अभी देखा भी था, ये कॉलिन क्लोराइड दे रखा है, लेकिन जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा C डबल बॉन्ड O Cl और Cl के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से ये H के साथ Cl जो है वो रिएक्ट करना चाहिए, पर पता नहीं क्या यहाँ पे तो इन्होंने Cl दे रखा है इस वाले पार्ट पे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे Cl नहीं OH होना चाहिए। तो एक बार देख लेना इसका ना, नेट से भी निकाल लेना कि कार्बाकॉल का जो सिंथेसिस है वो कैसा है। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी इस पार्ट को अगर मैंने इधर जोड़ दिया, ठीक है, तो ये Cl डबल बॉन्ड O इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, और ये Cl के साथ क्या हो गया, Cl तो हट गया, तो यहाँ पे क्या आया, सिर्फ O, ठीक है, क्योंकि H और Cl मिला के क्या निकल गए, HCl निकल गया, ठीक है, यहाँ पे बोल भी रखा है HCl निकल रहा है, तो H और Cl मिलके क्या निकाल देंगे, HCl निकाल देंगे, और सिर्फ बचेगा O। O के साथ आगे की बॉन्डिंग है N के साथ, और CH3 CH3 CH3, ठीक है। यहाँ पे Cl रिलीज हुआ है, तो Cl क्लोरीन आयन, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना सकता है। फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, NH4OH, ठीक है, और यहाँ पे ये NH4OH जो है इधर Cl की पोजीशन पे आ जाएगा, NH2 डबल बॉन्ड O और यहाँ पे N CH3 CH3 NCH3, ठीक है, और क्लोरीन आयन यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। तो सिंपल सा है, कार्बोकॉल का ऐसा कोई हार्ड नहीं है, ठीक है, आपको बस वही है, एसिटाइल कॉलिन का जब याद हो जाएगा तो आपको कार्बोकॉल का भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बोकॉल, निकिता निकिता निकिता, हाँ हाँ, ये कार्बाकॉल है क्या, ये एसिटाइल कोलाइन वाला एंटी है या एसिटाइल कोलाइन है? एसिटाइल कोलाइन एंटी है ना ये? हेलो, हाँ हाँ, ये एंटी होगा जहाँ तक। हाँ, ये कार्बाकॉल जो आपने एसिटाइल कॉलिन के बाद जब एसिटाइल कॉलिन का पढ़ रहे थे ना, 211 पेज पे जो एसिटाइल कॉलिन का सबसे ऊपर पढ़ा था ना, उसी के बाद जो आपको मिल रहा था ना लास्ट, वो कार्बाकॉल ही है। एसिटाइल कॉल, हाँ, एसिटाइल कॉलिन के सिंथेसिस से ही बना है वो, अमीन वाला 3 डिग्री अमाइन और क्लोरो इथाइल एथाइलेट से भी कार्बाकॉल ही बन रहा है, और नीचे भी कार्बाकॉल है। ये सही है, एंटागोनिस्ट तो है ना? हाँ जी, एंटागोनिस्ट ही है। हाँ ठीक है। तो जो कार्बाकॉल है वो ग्लाइकोमा को रिड्यूस करता है और प्रेशर उसका नॉर्मल करता है, मतलब वही रोकने का काम कर रहा है, और कार्बाकॉल मुस्कुरानिक और निकोटिनिक एक्शन दोनों के लिए है, और यूरिनरी रिटेंशन में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। यूरिनरी रिटेंशन, जिसको ज़्यादा यूरिन पास हो रहा होगा उसके लिए भी रोकने का भी नॉर्मल काम करेगा, मतलब जो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो उस या जो जिनको इशू होता है यूरिनरी रिटेंशन, मतलब जो मेडिकेशन से भी रोकने का काम करते हैं ना, कि हाँ मेरे को अभी नहीं आ रहा, यूरिन नहीं आ रहा, तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स को हम यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं, तो इसको भी ठीक करने का काम करता है, ठीक है, क्योंकि ये रोकना सही नहीं होता ना यूरिन। तो बैंथाकॉल का सिंथेसिस इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके आगे जो आपका नेक्स्ट आ जाता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो यहाँ पे एंटागोनिक ड्रग्स के अंदर एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट आने लगेंगे। जो एंटागोनिस्ट है वो क्या करेंगे, एगोनिस्ट को रोकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो एगोनिस्ट में सबसे पहला है आपका यहाँ पे मसल्स वाला, मुस्कुरानिक वाले। तो मुस्कुरानिक वाले जो हैं, जो एंटागोनिस्ट होते हैं, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे कहीं से भी, और रिसेप्टर को क्या करेंगे, मतलब रिसेप्टर को स्विच नहीं करते हैं, मतलब उसको बंद नहीं करते हैं, शुरू नहीं करते हैं, लेकिन उसको रोकने का काम करते हैं ना। तो एंटागोनिस्ट जो है यहाँ पे वही है, ओवरऑल एसिटाइल कॉलिन के साथ ही उसकी कमी को ठीक कर रहे हैं, ठीक है। जब एसिटाइल कॉलिन क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, उसकी कमी की वजह से, लैक ऑफ एसिटाइल कॉलिन की वजह से, सेम वही ओवरऑल इफेक्ट उसी का ही है। जब बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाए एसिटाइल कॉलिन की कमी की वजह से, तो उसको ठीक करेगा ये एंटागोनिस्ट। तो क्लिनिकल इफेक्ट्स क्या हैं इसके, मस्कुरानिक वाले के जो क्लिनिकल इफेक्ट्स है, पहली तो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर सलीवा जो है और जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है वो रिड्यूस हो जाता है,
रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हमारे जो मोटिलिटी जो है जीआईटी की, मतलब मोटिलिटी ऑफ जीआईटी का मतलब है कि हमारी जो खाने की मूवमेंट है, ठीक है, उसको के लिए बात कर रहे हैं, उसका भी रिडक्शन होने लगता है। जो खाने की जो मूवमेंट हो रही थी ना, ठीक है, अंदर जो हमारे ट्रैक्स में जा रहा था स्मूथ मसल से, वो स्मूथली नहीं हो पाता, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है, तो ये इसकी वजह से भी होने लगता है। नेक्स्ट क्या है, इसी में हमारी आँखों की जो पुतली हैं पुपिल्स जो हैं, ठीक है, वो भी तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, वो ना एबनॉर्मल तरीके से ओपन होने लगती हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब आप धूप में जाते हो तो आपकी जो आँखों की जो ये पुतलियाँ होती हैं, पुपिल्स पार्ट होता है, वो क्या करने लगता है, फैलने और सिकुड़ने टाइप लगने लगता है ना, मतलब उसे हम फैलना नहीं कहेंगे, सिकुड़ना कहेंगे। ठीक है, और जब आप अंधेरे में जाते हो तुरंत आपकी आंखें का ये जो पुपिल पार्ट है वो सिकुड़ने लगता है, तो उस वक्त उसी ऐसी स्थिति में ये भी डायलेशन, इसको डायलेटेशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे जब ब्लैक वाला पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल तरीके से बड़ा हो जाए, ठीक है, तो उसे डायलेटेशन कहते हैं। तो ये क्लिनिकल इफेक्ट हो गए मस्कुरानिक एंटागोनिस्ट के, मतलब वो एंटागोनिस्ट मस्कुरानिक जिसकी वजह से ये इश्यूज जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल यूजेस क्या हैं इसके, फिर भी यूजेस अगर हम बात करें इसके मस्कुरानिक वाले के, मस्कुरानिक एंटागोनिस्ट वाले के, तो यहाँ पे मुस्कुरानिक इसके यूजेस की बात करें तो पहली बात तो ये वही है जो अभी हमने पढ़े कि जीआईटी और यूरिनरी ट्रैक को क्या करेगा, बंद कर देगा। ठीक है, बंद कर देगा सर्जरी के बाद, सर्जरी के दौरान, तो हम इसका यूज़ करते हैं इसके लिए, समझ रहे हो, जो अभी हमने देखे थे ना कि जो सर्जरी के दौरान है ना, जो अगर हमें अपना उस डॉक्टर को यूरिन को बंद करना है, यूरिन होने से रोकना है, और इंटेस्टाइन के फॉर्मेशन, जो इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन वगैरह हो रहा है हमारा, उसको भी रोकना है, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं एंटागोनिस्ट का, मुस्कुरानिक एंटागोनिस्ट का। और कहाँ यूज़ होता है इसका, इसका यूज़ होता है अल्सर वगैरह, मतलब आपकी रेड आइज अगर हो जाती हैं, ठीक है, ये इसका है ऑप्थेल्मिक अल्सर्स। ऑप्थेल्मिक अल्सर्स क्या होता है, हमारी आइज़ में इशू होने लगता है, ठीक है, तो उस स्थिति को भी ठीक करने का काम करता है मुस्कुरानिक एंटागोनिस्ट। दूसरा, जो पैप्टिक अल्सर वगैरह हैं, ठीक है, उनको भी रिलीफ देने का काम करता है ये, ठीक है, रिलीफ देगा ये एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट, पार्किंसन जो बीमारियां होती हैं, पार्किंसन डिसीजेस, ये क्या हैं, ये आप पार्किंसन डिसीज वो होती हैं जिसमें हमारे शरीर की जो नर्व सेल्स होती है वो डैमेज हो जाती हैं। तो पार्किंसन में जो नर्व सेल्स डैमेज हो गई है उनको ट्रीटमेंट देने का काम भी मुस्कुरानिक एंटागोनिस्ट करता है। और लास्ट आपका जो मोशन सिकनेस है उसको भी ठीक करने का काम करता है मुस्कुरानिक एंटागोनिस्ट। मोशन सिकनेस का मतलब होता है कि ब्रेन बिल्कुल सेंस ही नहीं कर पा रहा कि बॉडी उसको क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो उसको मोशन सिकनेस कह रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे ब्रेन को बॉडी के साथ की इन्फॉर्मेशन, मतलब एक तरह से एक नेटवर्क बनाना शुरू करेगा। तो अभी हमने पढ़ा कि मुस्कुरानिक एंटागोनिस्ट कौन सा है, एट्रोपिन था, स्टार्टिंग में पढ़ा था एट्रोपिन। तो ये एट्रोपिन जो है मुस्कुरानिक एंटागोनिस्ट है, और यही हमारे बॉडी में एक तरह का एंटीपास्मोडिक ड्रग है, स्ट्रॉन्ग एंटीपास्मिक एजेंट है, जो आपके जितने भी स्पाज्म, मैंने बताया ना कि एगोनिस्ट में क्या हो रहा था, स्पाज्म क्रिएट हो रहा था, जो एगोनिस्ट में क्या हो रहा था, स्पाज्म क्रिएट हो रहा था, तो उस स्पाज्म को ठीक करने का काम क्या करेगा, एंटागोनिस्ट करेगा। एंटागोनिस्ट कौन सा है, एट्रोपिन है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली हमारे शरीर के जो मस्कुरानिक इफेक्ट्स हो रहे थे एसिटाइल कोलिन की वजह से ना, एगोनिस्ट कौन सा था इसका, एसिटाइल कोलिन था। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उस वक्त एट्रोपिन आपका वर्क करेगा और बॉडी के अंदर सारे प्रोसेस को नॉर्मल करने लगेगा, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है, समझ में आई बात, मस्कुरानिक वाला। हाँ जी। इसके बाद नेक्स्ट है इसी का, मस्कुरानिक समझ में आया तो उसके बाद निकोटिनिक भी पढ़ो। निकोटिनिक का भी हमने पढ़ा था,
देखो निकोटिनिक का जब एगोनिस्ट पढ़ोगे तो साथ साथ में एंटागोनिस्ट भी समझोगे, ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। तो ये क्या है ये भी समझो। एट्रोपिन जो है वो है इम्पोर्टेंट है। एट्रोपिन इसका एट्रोपाइन सिंथेसिस एट्रोपिन। नहीं नहीं जी, हाँ मैंने नहीं देखा इसका ओके। पुराना में से कुछ। निकोटिनिक एगोनिस्ट जो होता है उसमें आपके क्या हो रहे थे, नर्व्स और मसल्स के बीच में जो दिक्कत आ रही थी वो था माइस्थेनिया ग्रेविस था, ठीक है। तो उसमें हमने उसमें भी हमने एक तरह का क्या लिया था, एसिटाइल कोलिन लिया था, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन क्या था, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट सिंथेसिस था, एगोनिस्ट रिसेप्टर था, ठीक है। तो इसको ठीक करने का काम आपका निकोटिनिक एंटागोनिस्ट करेगा। तो इसका निकोटिनिक एंटागोनिस्ट कौन सा है, इसका नाम है, तो वैसे तो बहुत सारे नाम दे रखे हैं लेकिन एक ही है, इसका हम ले सकते हैं ट्यूबोक्यूराइन, ठीक है। तो ये निकोटिनिक रिसेप्टर क्या प्रेजेंट होता है हमारा, ये हमारा नर्व्स में प्रेजेंट होता है क्योंकि नर्व्स का और बॉडी के साथ रिलेशन है इसमें, ठीक है। और ये हमारे कह सकते हैं ये आपका प्रेजेंट है ना गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया एक जगह है हमारे बॉडी के बीच में जो गर्दन और सर के बीच में होता है, बैकबोन के कह सकते हैं, बैकबोन और हेड के पार्ट का उसको गैंग्लिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा। एंटागोनिस्ट जो है इस तरह के रिसेप्टर में काफ़ी तरीके से यूजफुल तरीके से काम नहीं करते हैं ये, ठीक है, इसके जो एंटागोनिस्ट होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम समझते हैं कि गैंग्लिया और का जो सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम है वो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि हाँ हमें किस में काम करना है किस में नहीं करना। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली उसके कई सारे साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, मतलब इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से ना जज नहीं कर पाता कि कहाँ पर उसको भेजना है कहाँ पे नहीं भेजना है, ठीक है। तो यूज बस इसमें यही बोल रहे हैं कि इसके एंटागोनिस्ट जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के, वो थेरेपेटिकली इसका थेरेपेटिकली यूजफुल है लेकिन कहीं ना कहीं इसको हम ब्लॉकिंग एजेंट्स का तौर पे, मतलब यूज साइड इफेक्ट्स होने की वजह से हम इनको सिर्फ ब्लॉक करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसका। हम इसको रोक ही सकते हैं इसको हम, क्योंकि हम ज़्यादा करेंगे तो फिर वही साइड इफेक्ट्स होने लगेंगे। तो इसका ट्यूब्रो कैराइन है, इसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, इसको याद करने की तो ज़रूरत है नहीं लेकिन बस नाम याद रखना, ट्यूबोक्राइन है जिसको हम इसका एंटागोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद तो नेक्स्ट कॉलिनर वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो बेकार ही सही है कॉलिनेस्ट्रेज वाला। लेकिन इसके बाद ड्रग्स वाला इम्पोर्टेंट है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंटी कॉलिनेस्ट्रेज वाला, पेज नंबर 218 पर। ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंटी कॉलिनेस्ट्रेज, वही जो हमारे वो ड्रग्स की बात कर रहे हैं जो हमारे कॉलिन वाले जो अभी हम पढ़ ही रहे हैं उसी को ही पढ़ रहे हैं ना, तो उसी के उन एंजाइम्स को रोकने वाले जो एंटी पार्ट हैं उनको पर एक्ट करने का काम कौन कर रहे हैं, तो वो आपके ये हो गए ड्रग्स। तो जो हमें पढ़ा था कि हमारी आँखों की कंडीशन जो हमारा ग्लाइकोमा था, ग्लाइकोमा क्या है, हमारी आँखों की दिक्कत है, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए और माइस्थेनिया ग्रेविस होता है जिसमें हमारे बॉडी के अंदर अभी पढ़ा था माइस्थेनिया ग्रेविस होता है जिसमें हमारी मसल्स जो है वो कमज़ोर होने लगती हैं रैपिडली तरीके से और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आने लगती है, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने का काम आपका ये ड्रग्स करेगा। तो ये दो तरीके से एंटी कॉलिनेस्ट्रेज काम करते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक तो आपका रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल इनहिबिटर, और एक होता है आपका ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स वाला है उसमें नाम दे रखा है आपका फाइसोस्टिगमाइन, और यहाँ पे नॉर्मल सा भी नियोस्टिगमाइन, माइन से याद रखना, माइन वाले दोनों ही माइन है,
ठीक है, तो इनका सिंथेसिस तो नहीं याद करना, खैर बस नाम याद रख लेना। तो ये जो एल्कालॉइड है इसका ट्रीटमेंट आपका इन दोनों में होगा, ग्लाइकोमा में, ठीक है। और ये हमारे बॉडी की आंखों के लिए अच्छा खासा रोल प्ले करता है क्योंकि ये ग्लाइकोमा क्या है, आंखों की इशू है, आंखों की दिक्कत है, तो ये धीरे धीरे इसी को ठीक करेगा आपका। नियोस्टिग्माइन जो है वो ज़्यादा दे रखा है कि नियोस्टिग्माइन का, ठीक है। ये कॉलिनेस्टेरेस इनहिबिटर है, ये कॉलिनेस्टेरेस इस एंजाइम को क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। एंटी का भी मतलब इनहिबिटर है, मतलब रोकने का काम करा इस एंजाइम को, ठीक है। तो ये हमारे कॉलिनेस्टेरेस एंजाइम को कॉलिनेस्टेरेस जो इनहिबिटर का रोल प्ले करेगा, और आपका माइस्थीनिया ग्रेविस को भी ठीक करता है, ठीक है। दोनों का ही दे रखा है, जिसमें आपके जो माइस्थीनिया ग्रेविस मतलब एक तरह से कॉन्स्टिपेशन, जो किसी को स्टूल इशू हो जाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन में भी इसका काफ़ी अच्छा खासा रोल है जो इसको ठीक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। ये तो रिवर्सिबल की बात हो गई कि रिवर्सिबल इनहिबिटर ग्लाइकोमा माइस्थीनिया ग्रेविस को ठीक कर रहा है फोस्टोजरमाइन और नियोस्टिग्माइन से, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो कंपाउंड्स हो गए वो आपके क्या है, इसमें नॉर्मली दे रखा है बस एक ही नाम, डाई आइसोप्रोपाइल फॉस्फोफ्लोराइडेट और इयोकडापेट। ये काफ़ी लंबे लंबे स्ट्रक्चर दे रखे हैं इनके, तो यही है कि ये आपकी कॉलोनिक ग्लाइकोमा को भी, यही ग्लाइकोमा को ही ठीक कर रहे हैं। नाम वाम थोड़े से ऐसे याद करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही ध्यान रखना। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स आपके इसका याद रख लो, यूकोथायोफेट का याद रख लो, यूकोथायोफेट आयोडाइड, ठीक है। ये आपका यूज़ करते हैं हम ड्रग इस इनहिबिटर को रोकने के लिए। मैं ग्लाइकोमा के लिए दे रखा है मेनली, क्लोरेनिक ग्लाइकोमा की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, और हाइपरटेंशन के लिए भी है, हाइपरटेंशन में भी यूज़ किया जाता है इसका, हाइपरटेंशन में भी है, ऑक्लर हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा चैप्टर 13। 14 ले। बाप रे निकिता, तुम्हें तो बहुत याद है, थोड़ा फटाफट। मैम अभी पूरा तो कर मेरे को काफ़ी चीज़ें नहीं याद, बुक में ही देख रही हूँ अभी तो मैं पढ़ा ही नहीं काफ़ी, है चैप्टर, बिल्कुल नहीं पढ़ा है। मेरे को भी चलो काफ़ी तो टाइम पढ़ हो गया पढ़े हुए इसको, आज ही रिवाइज किया मैंने। कुछ चीज़ें और मेरे को ध्यान नहीं आ रही इसमें, काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। तो अभी चैप्टर और 14 पढ़ा है, रहे हो? 14 लूँ? हाँ अब रुक जाओ। चलो ठीक है।